हाँ जी, नमस्कार। मैं विशेष आपका इस लाइव सॉल्यूशन में स्वागत करता हूँ। एसआई के पेपर में रीजनिंग के प्रश्न का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें सीरीज और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दिखाया जा रहा है कि एक सीरीज है जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं कि 1438, 1429, 1417 एंड 1402। अब नंबर्स तो काफी बड़े हैं, लेकिन आप इनके गैप को देखोगे तो बहुत मिनिमम गैप में काम हो रहा है। तो हम इस चीज को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये 9 कम हो रहा है। यहाँ पर हम देखें तो 12 कम हो रहा है, यहाँ पर 15 कम हो रहा है। तो एक बार 9 कम हुआ, एक बार 12, मतलब ये भी 3 का गैप है, ये भी 3 का गैप है। तो 15 है, तो आगे कितना कम होगा हमारे लिए? 18 कम होगा, तब भी 3 का गैप रह जाएगा। तो 14 से 2 में मैं अगर 18 कम करूंगा तो मेरे लिए जो आंसर बनना चाहिए वो 1384 बनना चाहिए। तो मतलब इसका जो पहला ऑप्शन है जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक सीरीज का ही क्वेश्चन है जो हमें दिया गया है कि 2, 5, 9, 20 एंड 27। सीरीज के पैटर्न को पिक करिए कि सीरीज काफी स्पीड से बढ़ रही है या धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर स्पीड से बढ़ रही है तो वो गुना होगा, अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो फिर प्लस ही होगा। तो हम देखें तो 20 से मात्र 27 हुआ है, तो यहाँ पर कितने जुड़े हैं? ये 7। इसका मतलब यहाँ पर जुड़े हैं 4, यहाँ पर जुड़े हैं 3। तो 3, 4, तो यहाँ पे कितने जुड़ेंगे? 5। यहाँ पर कितने जुड़ेंगे? 6। तो 9 और 5 जुड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 14 आ जाएगा। मतलब जो हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रैक्शन के रूप में जब भी सीरीज मिलती है तो आप इसमें 2 पार्ट्स में जाते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर के रूप में बात करते हैं। तो ऊपर की सीरीज आपको अलग दिख रही होगी, नीचे की सीरीज आपको अलग दिख रही होगी। अगर ऊपर की सीरीज हम देखें तो ये सभी नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर में काउंट हो रहे हैं। मीन ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का। इसका मीनिंग है कि आगे 7 का वर्ग आएगा। मतलब मेरा ऑप्शन जो होगा वो 49 के पास जाना चाहिए। मतलब पहले 2 ऑप्शन मेरे क्या हो चुके हैं? कैंसिल हो चुके हैं। अब मेरे पास नीचे मैं देखता हूं तो इन सीरीज में +1 हो रहा है, 24, 25, 26, 27। तो इसके नीचे क्या आना चाहिए? 28 आना चाहिए। मतलब मेरा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? यहां पर सही उत्तर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें अल्फाबेट सीरीज दी जा रही है ए बी। देखो अगर हम देखें अल्फाबेट को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें। तो हमें 2-2, यहाँ 2 लेटर, ये 3-3, यहाँ 4, तो आगे भी आने तो 4 ही लेटर्स हैं। लेकिन इनका सीक्वेंस क्या है अगर हम देखें तो ए बी जो हमें दिया गया है उसको उल्टा कर दिया बी ए, फिर ए बी सी को उल्टा कर दिया सी बी ए, जो सी बी और ए। तो अब ए बी सी डी है तो हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास में आंसर होना चाहिए था डी सी बी ए। मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th ऑप्शन हमारा आंसर इसमें होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्फाबेट सीरीज में ही है, तो जब आपको अल्फाबेट बढ़ते क्रम में मिल रहे हैं तो हमारे पास इसमें कुछ सीक्वेंस होगा जो प्लस माइनस में काम कर रहा होगा। तो हम इनके नंबर्स को मेंशन करते हैं। m की वैल्यू है 13, s की है 19 और y की है 25। तो मैं यहाँ पे देखूं तो 13 में 6 जुड़े और 19 में भी कितने जुड़ गए? 6। तो 25 में भी 6 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 31 हो जाएगा। अब मुझे 31वां अक्षर चाहिए, लेकिन 26 के बाद अगर a 1 पर है, z 26 पे है, तो उसके बाद तो वापिस 27 से a ही स्टार्ट होगा। मतलब अगर 31वां चाहिए तो मुझे 26 अक्षर हटाने पड़ेंगे। मतलब 5वां अक्षर ही इसकी जगह आएगा। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा मेरा? ई से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन बनेगा। अब अगले को चेक करता हूं तो ये 15, ये 21 और ये 1। तो 15 में 6 जोड़े, 21 में भी 6 जोड़ेंगे तो 27वां अक्षर ही ए होता है, इसलिए यहां भी 6 जुड़ेंगे तो 7वां अक्षर होगा। मतलब यहां पर मेरे को जो आंसर देना पड़ेगा वो एफ से स्टार्ट होगा। मतलब ई के बाद क्या आना चाहिए? सॉरी 7th है तो हमें जी ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 6 जोड़ने पड़ेंगे तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो जी से होगा। ई और जी, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा मेरा? पहला ऑप्शन होगा। अगले को चेक करेंगे तो 17 और 6 23, 23 और 6 29वां अक्षर, और इसमें 6 जोड़ूंगा तो 9वां अक्षर आएगा। मतलब आंसर निश्चित रूप से मेरा क्या बनेगा? ई जी आई ही बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि एक कथन दिया गया कि सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग क्या रहे हैं सफल। वो दो चीजें कह रहा है। कंडीशन है कि जिसने भी कड़ी मेहनत करी है ना, वो व्यक्ति क्या हुआ है, सफल हुआ है। अब हमें इतनी ही बात है कथन में, अगर ये कथन में ऐसी कोई बात मिलेगी तो वो निष्कर्ष सही कर देंगे, वरना हमें फिर उसे यही कहना पड़ेगा कि निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या जितने भी सफल लोग हैं वो कड़ी मेहनत से काम करते हैं? देखो, कड़ी मेहनत वाले जरूर सफल होते हैं, ये बात जरूरी है, लेकिन सफल होने वालों ने कड़ी मेहनत ही करी होगी। रिवर्स होना एक कंडीशंस में सेटिस्फाइड नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। मीन अभी ये निश्चित नहीं है, या केवल कड़ी मेहनत ही जीवन में सफलता की गारंटी दे सकती है, ऐसा भी नहीं है। मेहनत सारी दुनिया करती है, लोग भी करते हैं। सफल होना टाइमिंग, मेहनत, सारी चीजों पे, मौकों पे डिपेंड करता है। तो कई बार तो इसलिए हम इसमें केवल की वजह से कहें कि यही होगा, ऐसा नहीं है। तो ना तो यहां पे पहला निष्कर्ष है और ना ही दूसरा निष्कर्ष है। मतलब जो मेरा आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास में, यहां पर डी ऑप्शन मेरा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो एक चीज को ध्यान रखना है कि आपको रिवर्स चीज को जो है वो यहां पे सही आंसर देना है या नहीं, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर सूचना दी गई सूचना पे। वो कह रहा है कि उच्च कैलोरी लेने वाले लोग, जो ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं अपने फूड आइटम्स में, वो डायबिटीज से ग्रस्त है, मधुमेह से क्या है, ग्रस्त है। कौन है? देखो, अब इसकी वजह है कि मधुमेह उनको है जो हाई कैलोरी ले रहे हैं। तो लोगों को एक निवारक विधि के रूप में आपने उच्च कैलोरी आहार को कम करना चाहिए। अगर मधुमेह होने की वजह ही ये है, तो अगर आप चाहते हैं कि मधुमेह नहीं हो तो आपको इस वजह को कम करना पड़ेगा। मतलब उच्च कैलोरी आहार को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। बिल्कुल ये बात सच है, आप इसके आधार पे, कथन के आधार पे कह सकते हैं। तो ये बात हमारे लिए यहाँ पर 47 में जो आंसर बनेगा, वो हमारे लिए जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन है कि ये बात क्या है, हमारे लिए सच है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। आगे क्या कहता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या भारत को अत्याधुनिकतम परमाणु शस्त्रों के निर्माण को प्राप्त करना चाहिए? क्या भारत को अत्याधुनिक जो परमाणु शस्त्र हैं उनके निर्माण करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अब एक व्यक्ति कह रहा है हाँ, भारत के शत्रु समय के हथियारों में निरंतर सुधार ला रहे हैं। देखो, हम इस चीज को कहें कि परमाणु शस्त्रों के निर्माण को अत्याधुनिक करना चाहिए, तो हाँ, क्योंकि शत्रु ऐसा कर रहा है। नहीं, यह हमारे विश्व शांति बनाए रखने की नीति के क्या होगा, विपरीत। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो तर्क मजबूत है ना, वो दूसरा तर्क ही ज्यादा मजबूत है। हालांकि कूटनीतिक रूप से वो चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन हम एक बातों के सिद्धांत के रूप में बात करें तो भारत विश्व शांति का एक समर्थक रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे लिए जो तर्क, जो ज्यादा मजबूत तर्क होगा, वो दूसरा तर्क ज्यादा मजबूत है। और हालांकि पेपर में आ चुका है क्वेश्चन पहले किसी में, तो उसमें भी यही आंसर हमारे लिए माना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, 4 अनुमान दिए गए हैं, सी और डी का अनुसरण करते हुए सही अनुमान चुनिए। यदि एक व्यक्ति धनवान है तो वह प्रभावशाली है। कंडीशन है कि प्रभावशाली है क्योंकि वो धनवान है। तो अगर कोई व्यक्ति धनवान नहीं है तो वो बहुत प्रभावशाली है, ऐसा तो नहीं कह सकते। अगर वो धनवान है तो ही प्रभावशाली है, तो धनवान नहीं है तो वो इसका मतलब प्रभावशाली उसके लिए अभी कंफर्मेशन नहीं है। कामिस धनी है इसलिए वह बहुत प्रभावशाली है, तो अगर वो धनी है इसीलिए तो प्रभावशाली होगा, इसका मतलब ये अनुमान क्या है, सही है। शरीर का प्रभावशाली होना ही प्रभावशाली होता है, नहीं, ऐसा भी नहीं बोला उसने, धनवान के लिए बोला है। और जो व्यक्ति प्रभावशील होगा वो धनवान होगा, वही बात है रिवर्स होना। उसने कहा है कि जो धनवान है वो प्रभावशाली है। अब जितने भी प्रभावशाली लोग हैं वो धनवान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी धनवान हैं वो जरूर प्रभावशाली मिलेंगे आपको। इसका मतलब यहां से जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो हमारे पास में बी ऑप्शन ही निकल के आ सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्या कहता है, राम शाम से कहता है कि मैं समय पे पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। देखो, एक क्वेश्चन में क्या कहता है, कथन को पढ़ना है और हमें यहां पर अवधारणाओं के रूप में जिक्र करना है। कथन क्या है कि राम शाम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा।
तो इसके पीछे क्या अजम्पशन है? क्या गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका है? तो अगर राम ये कह रहा है कि मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं तेज तरीका है दूसरी जगह पहुंचने का, तभी वो उसने ये बात बोली है। क्या रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है? देखो उसके लिए कथन में कोई भी आवश्यकता इसकी जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए मैं दूसरी अवधारणा को तो नहीं कह सकता, लेकिन उसने ये बोला है कि मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ूंगा। इसका मतलब वो निश्चित ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जल्दी पहुंचा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जो धारणा निहित होगी वो कौन सी धारणा निहित होगी? पहली धारणा निहित होगी। तो इस तरीके के ये हमारे क्वेश्चन पूरे होते तो ठीक है। तो धन्यवाद, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसे ही आगे के पेपर्स के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के डिजिटल मंच पे। मैं कमल वाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं पीएसआई टास्क आधारित टेस्ट सीरीज के मैथ्स के प्रश्नों का सॉल्यूशन। और आज का जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था? देखो, पहला क्वेश्चन ये था कि एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% बढ़ोतरी कर दी। देश के नए कानून अनुसार लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। पिछले वर्ष इकट्ठा की गई राशि के बराबर रुपए इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में 25% बढ़ोतरी कर दी, तो लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है, ये पूछा है। तो बंधु देखना ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। एक कॉलेज में लड़कों की संख्या में 20% बढ़ोतरी कर दी, तो अपन मान लेते हैं उस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या लास्ट ईयर बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या एक्स और क्या थी, वाई थी। जैसे मैं कह देता हूं पिछले वर्ष, कौन से वर्ष से? पिछले वर्ष, हाँ जी पिछले वर्ष, या फिर 2024 भी लिख सकते हो। यहाँ पे पिछले वर्ष लड़के और लड़कियों की संख्या एक्स और कितनी थी, वाई थी। देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों की संख्या तो निःशुल्क ही कर दी, लड़कों की संख्या में 20% बढ़ोतरी हो गई। मेरे बंधु 20% लड़के बढ़ गए, तो बताओ इस वर्ष, अब इस वर्ष की बात कर लेता हूं। इस वर्ष लड़कों की संख्या में 20% बढ़ोतरी हो गई, तो x गुना 120/100 हो जाएंगे लड़के। और ये काटा पीटी करोगे इसकी, तो मेरे बंधु इसका मान कितना आएगा? 20 का भाग 6 बार 120 में और 100 में 5 बार, 6x बटे कितना आ जाएगा? 5। ओके, इस वर्ष बॉयज की संख्या, इस वर्ष ये किसकी संख्या है मेरे बंधु? बॉयज की संख्या है। किसकी संख्या है? बॉयज की संख्या 6x बटे कितनी होगी? 5। गर्ल्स की संख्या की जरूरत नहीं है, ठीक है, गर्ल्स की संख्या की जरूरत नहीं है, गर्ल्स की संख्या की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ जी, क्यों नहीं है? क्योंकि नए कानून के अनुसार लड़कियों की संख्या अब तो निःशुल्क ही कर दी। अब कह रहा फीस पिछले साल के बराबर इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस 25% बढ़ाएंगे। 25% बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या होता है? 25% बढ़ाएंगे इसका मतलब यह होता है कि पहले अगर 100 रुपए लगते थे तो अब कितने रुपए लगेंगे? 125 रुपए लगेंगे। और 100 रुपए लगते थे तो मैं एक काम कर लेता हूं मेरे बंधु, मैं ये कह दूं कि लड़कों का पहले एक्स नंबर थी, लड़के मतलब एक्स लड़के थे, एक्स लड़कों का पहले 100 रुपए लगता था, तो लड़कों की फीस आती थी 100x और लड़कियों की फीस आती थी कितनी? 100y, ठीक है। लेकिन इस बार तो ये तो पिछले वर्ष की फीस है, इस बार तो लड़के तो फीस देंगे ही देंगे, लड़कियां नहीं देगी। तो लड़के फीस देंगे, वो लड़के 6x/5 है, ये लड़के प्रत्येक लड़का बेचारा 125 रुपए देगा। ये बोझ पूरा का पूरा लड़कों पे पड़ेगा, ठीक है। एक तो फीस बढ़ा दी, लड़के बढ़ गए, तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, टोटल अमाउंट उतना ही आ जाएगा। मतलब बॉयज ने भी दिया, गर्ल्स ने भी दिया, लेकिन यहां सिर्फ बॉयज ने दिया। और पिछले वर्ष जो राशि इकट्ठा हुई थी उसके बराबर राशि इकट्ठा हो गई, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। मेरे बंधु इधर 100x प्लस 100y बराबर कितना लिख सकता हूं मैं? 5 का भाग कितनी बार जाता है? 25 बार, और 25 है कितना? 150x। 150x 100 में से घटेगा तो माइनस का 50x बराबर माइनस का 100y। ये माइनस से माइनस कट गया, 50 का भाग 2 बार गया, x बराबर 2y आ गया। और x बराबर 2y आपके पास में आ गया, तो x अनुपात y कितना आएगा? x अनुपात y, x का मान कितना होगा? 2 और y का मान कितना होगा? 1। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, x का मान 2 और y का मान 1 आ गया, तो यहां से ये अपन देख सकते हैं कि ये संख्या किसकी है? बॉयज की। किसकी है? बॉयज की संख्या है। और वो संख्या किसकी है? गर्ल्स की। अब 2 ऑप्शन पड़ा है, 1 2 और 2 1। कुछ लोगों ने इसको गलती कर ली कि लड़कियों की संख्या, यहां से तो लड़कियों का डेटा पकड़ लिया और यहां से लड़कों के डेटा को बाद में लिख दिया 2 को। ऐसा नहीं चलेगा साहब, ये उत्तर गलत माना जाएगा,
क्यों नहीं चलेगा, मैं एक बात बता देता हूं क्लियर। जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है वो पहले, और जिससे तुलना होती है वो बाद में आता है। जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना होती है वो हमेशा बाद में आता है, और जिसकी तुलना होती है, की तुलना होती है वो कहां आता है, पहले। ये कह रहा है कि लड़कों का अनुपात लड़कियों की तुलना में, लड़कियों की तुलना में, तो तुलना, लड़कियों की तुलना लड़कियों से कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या होगा, तो लड़कों का अनुपात पहले आएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, ए होगा इसका, 2 नंबर नहीं होगा, ध्यान रख लेना इसका। अनुपात में ये बातें क्लियर हो जाती है कि जिसका ए अनुपात बी का मतलब भी यही होता है, ए अनुपात बी का मतलब भी यही होता है। बी से तुलना हुई है, बी से तुलना हुई है, बी से तुलना होती है किसकी, एक की होती है, एक की तुलना किससे होती है, बी से। तो लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या था, तो लड़कों का मान पहले आएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तो उनमें 9,50,000 रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ, और कह रहा है कि वयस्कों को 40 रुपए देने पड़ेंगे, बच्चों को 10 रुपए, और ये कहना चाह रहा है कि यहां पे 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिल गया, 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिल गया, तो सब तो पैसा देंगे नहीं। पहली बात तो यह है कि 35,000 में से 10% को तो निःशुल्क मिल गया, तो 35,000 में से 90% लोगों ने शुल्क दिया है, तो 3500 घटा लेते हैं 35,000 में से। 35,000 में से 3500 घटाएं तो मेरे बंधु 31,500 बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं, 31,500 बच जाते हैं। ओके, अब ये कहना चाह रहा है एक मेले में 31,500 लोगों से शुल्क लिया है। अब कह रहा है कि वयस्कों के लिए 40 रुपए रेट है, वयस्कों के लिए कितनी रेट है, वयस्क के लिए रेट 40 रुपए है, और बच्चों के लिए रेट कितनी है, बच्चों के लिए रेट 20 रुपए है। ओके, और ओवरऑल जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है वो 9,50,000 हुआ है। ये 9,50,000 का जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, 9,50,000 का जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है वो कितने लोगों से इकट्ठा हुआ है, 31,500 से। तो 31,500 का अगर अपन भाग लगा दें तो 2 जीरो से 2 जीरो तो क्या हो जाएंगे बंधु, कट जाएंगे। ओके, और प्रति व्यक्ति कितने रुपए आएंगे, ये ओवरऑल मिश्रण की रेट आ जाएगी। 5 का भाग दे दिया तो 19 5 95 होता है 1900, और नीचे 5 का भाग दिया तो 5 6 30 और 5 3 15, मतलब रुपए प्रति व्यक्ति, रुपए प्रति व्यक्ति, रुपए प्रति व्यक्ति हो गया। ठीक है, ओके, तो बताओ बंधु 900/63 रुपए प्रति व्यक्ति हो गया, 1900/63 रुपए प्रति व्यक्ति हो गया। इस आंकड़े को सोल्व करना है तो इस पूरे के पूरे आंकड़े को 63 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 63 से पूरे के पूरे आंकड़े को मल्टीप्लाई कर सकते हो। इधर भी 63 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 63 से। 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे बंधु ये तो आंकड़ा कितना आ जाएगा, दोबारा लिख लेते हैं। वयस्कों का आंकड़ा आएगा 0, और ये सॉरी 4 3 12 और 4 6 24 और 1 2520, और बच्चों का आंकड़ा लिखेंगे तो 1260 है, और ओवरऑल 63 से 63 कट गया, 1900 हो गया। ठीक है, तिरछा घटा देते हैं, हमारे पास में अनुपात आ जाएगा, और तिरछा घटाएंगे तो 1900 घटाओगे तो मेरे बंधु 1900 में से 1200 घटाया तो कितना 700, लेकिन 60 और घटाया तो 600 कितना 40। ओके, अनुपात ये 1900 घटाया 2500 में से तो 620, 0 से 0 काट दूंगा, 2 का भाग 32 बार और 2 का भाग कितनी बार, 31 बार, दोनों का योग कितना हो गया बंधु, 31 और 32 का 63 हो गया। तो 63 को बराबर कर सकते हैं हम 31,500 के, किसके, 31,500 ही अमाउंट देने वाले थे, तो एक बराबर कितना आएगा, 31,500 बट्टे कितना 63। और आपको इसको बच्चों की संख्या, किसकी संख्या चाहिए आपको, बच्चों की संख्या चाहिए, तो बच्चों की संख्या चाहिए तो बच्चों की संख्या वाले आंकड़े से मल्टीप्लाई कर दो, और बच्चों की संख्या वाला आंकड़ा कितना है 31, तो 31 से मल्टीप्लाई कर दो तो 31 बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 31,500 बट्टे 63 इंटू 31। 31 का भाग 3 बार गया और 3 का भाग दूंगा तो 3 का भाग देखो 3 का भाग एक बार और इसमें नहीं जाए, सॉरी 3 का भाग एक बार और 15 में नहीं जाता, 3 का भाग 31, सॉरी 3 बार नहीं 31 का भाग 63 में 3 बार नहीं जाएगा, सॉरी ये गलती हो गई। हाँ जी, 31 दूनी 62, 31 3 63, 31 3 63 होता है, 3 बार जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। ओके दोस्तों, और 3 बार जाएगा तो इस 3 का भाग इसमें देंगे, ये आंकड़ा कितना आएगा आपके पास में 31 बच्चों का आंकड़ा, 31 दूनी 62 और ये 3
सॉरी 9 आएगा, 31,393 होता है बंधु। ये कई बार डाउट हो जाती, गलती हो जाती है, सॉरी इसके लिए। हाँ जी, देखो इसका ऊपर नीचे भाग जाएगा, ऊपर नीचे भाग जाएगा तो 3 बार, इसका 3 बार, 3 का भाग 2 बार और 21 बार। 3 का भाग इधर दे दूं, सुना मेरी बंधु, 3 का भाग दे दो, 3 का भाग 1 बार और 3 का भाग कितनी बार, 0, 3 5 15, ये आ गया 10,500। और 10,500 में 21 का भाग, 21 5 105 होता है 500 बार, और इस 500 को आप 31 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 15,000 कितना, सॉरी 500, तो 15,500 आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 0 और 5 और 5 3 15, 15,500 बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सॉरी इसके लिए 31 3 तरह के कई बार हो जाती है ऐसी डाउट, गलती हो जाती है कि एक बार दिमाग कैप्चर कर लेता है कोई चीज को तो वो बार बार वैसे ही समझता है। ठीक है, ऐसी मानवीय भूल हो जाती है। तो ये भाग इसका देना गलत था 3 बार, इसका भाग इसका इसमें 3 का भाग 21 बार और इसमें 3 का भाग दिया 10,500 बार, और 10,500 में 21 का भाग 21 दूने 42, 21 63, 21 4 84, 21 5 105, 5 बार 500, 500 से 31 को मल्टीप्लाई कर दिया, 15,500 आ गया। नेक्स्ट, कुछ धन 160 पुरुषों में और कुछ महिलाओं में 16:21 में बांटा गया। बंधु पुरुषों और महिलाओं में किस अनुपात में बांटा गया, पुरुष और महिलाओं में, पुरुष और महिलाओं में कुछ धन 16 किस में बांट दिया, 21 में बांट दिया। ये बांट दिया कुल धन, ये धन बांट दिया। ओके, अब कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष को 4 रुपए और प्रत्येक महिला को 3 रुपए, प्रति व्यक्ति कितना कितना दिया, 4 रुपए और 3 रुपए, प्रति व्यक्ति 4 और 3 दिया। तो बंधु मुझे यहां पे संख्या मिल जाएगी, प्रत्येक पुरुषों को, कुल पुरुषों को दिया 16 रुपए, 16 में 4 का भाग लगाया तो पुरुषों की संख्या 4, 21 में 3 का भाग लगाया तो महिलाओं की संख्या 7। और बताओ टोटल कितने दे रखे हैं पुरुषों की संख्या, 160 दे रखी है। तो बंधु कैसे प्राप्त होगी, 40 से गुणा करने पर, तो 40 से इधर भी गुणा कर लो, 7 चौके 28, 280 पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास में, 280, सिंपल पर्सन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक साहूकार कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए उधार देता है तो ब्याज अग्रिम ले लेता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। बंधु ब्याज की दर थोड़ी सी ज्यादा महसूस होगी, ब्याज अग्रिम लेता है तो। आपने किसी से मूलधन कितना उधार लिया, मूलधन किसी से 100 रुपए उधार लिया, 100 रुपए पर 10% ब्याज लगाता है। एक साहूकार 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10% लगाता है, और 10% का मतलब है ब्याज कितना होता है बंधु, ब्याज होता है 10 रुपए, और ब्याज 10 रुपए होगा तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन हो जाएगा 110। ब्याज तो अग्रिम ही रखवा लेता है, इतना वेट कौन करेगा, ब्याज अग्रिम ले लेता है, ब्याज के ले लेता है, अग्रिम लेगा, ब्याज अग्रिम लेगा। तो मेरे बंधु ये तो तय हो गया कि ये 10 रुपए तो आपसे पहले ही रखवा लेगा, और 10 रुपए आपसे पहले रखवा लेगा तो ये 10 इसमें से घटा दो, 10 इसमें से घटाओगे तो प्रभावी मूलधन कितना हो जाएगा, प्रभावी मूलधन तो 90 रुपए ही होगा। आप तो 90 रुपए यूज कर पाओगे, इसको दूसरी कहानी से बता दूंगा, 90 रुपए ही यूज कर पाओगे, और 90 रुपए यूज कर पाओगे, 10 आज ही रख लिया, लेकिन लास्ट में कितना लेगा, 100 ही लेगा। ठीक है, 100 ही लेगा, ध्यान रखना। ब्याज वाले रुपए तो अभी रखवा लिए, लेकिन प्रभावी मूलधन, तो दर कितनी होगी, दर का सूत्र होता है 100 इंटू साधारण ब्याज अपॉन में मूलधन इंटू समय। तो बताओ 100 इंटू ब्याज कितना 10 अपॉन में मूलधन 90 इंटू समय कितना 1, 0 से 0 काट दिया, 11 सही 1/9% दर आ गई, जो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूं, स्क्रीन पर मत देखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बंधु आपसे मैं मान लो 100 रुपए उधार ले लेता हूं, ठीक है, और आप कहते हो 1 साल का मैं 10% लूंगा, तो 1 साल के अंत में अगर अपना हिसाब हो तो मैं आपको 100 रुपए लौटाऊंगा और 10 रुपए ब्याज लौटाऊंगा, ये तो अपना हिसाब है। लेकिन आपने तो यहां ही कह दिया कि मैं तो ब्याज तो पहले ही लूंगा, मतलब आप टोटल मेरे से 110 रुपए लोगे 1 साल में, लेकिन ब्याज पहले भी रखवा लिया। तो मतलब बताओ मैंने आपसे आज 100 रुपए लिए, और 100 रुपए लिए तो मैं 10 तो अभी देकर जा रहा हूं आपको, तो आपके कितने पैसे लेकर जा रहा हूं, 90 रुपए, और आपको 10 दे दिए, 100 और देने का कायदा है मेरा, क्योंकि 110 देना है आपको, तो 90 रुपए लेकर जा रहा हूं, इसमें 10 और मिलाकर लेकर आऊंगा ब्याज सहित 100 रुपए, तो 90 रुपए का 10 रुपए ब्याज नहीं हुआ क्या एक तरीके से। तो यहां पे दर आएगी वो कितनी आएगी, 11 सही 1/9। नेक्स्ट अगला, 5% की दर से 3 वर्ष के लिए किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 है। 5% की दर से 3 वर्ष का स्ट्रक्चर ऐसे से बनता है, और 5% की दर बोलिए कितने प्रतिशत है, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है, 1 बटा कितना होता है, 20 होता है, 5% का मतलब 1/20 होता है। और 20 के हिसाब से मूलधन मान लेता हूं 8,000 रुपए, 8,000 में भाग देंगे तो 400 आएगा, 400 साधारण ब्याज,
400 साधारण ब्याज 3 साल का, 400 में देंगे तो 20 20 20 और 20 का कितना 1। मुझे एक बात बताओ, 3 वर्ष के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 122 रुपए है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो कितना है, साधारण ब्याज तो ये पड़ा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता है 1200, चक्रवर्ती ब्याज में पूरा, तो अंतर कितना हो गया 20 से 20 40 से 20 60 और 1 61 रुपए अंतर आ गया। हमें अंतर दे रखा 122, उसमें 61 का तो भाग लगा दो, और धनराशि कितनी है, मूलधन चाहिए तो 8000 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। हाँ जी, 61 का डबल 60 का डबल 120 होता है, तो 2 बार, तो 2 को 8000 से मल्टीप्लाई कर दो, 8000 को 2 से करोगे, मूलधन कितना आ जाएगा 16000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16000 रुपए, जो कि कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, नरेंद्र ने 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% की दर पर और शेष राशि 4/3% की दर पर, कुछ राशि तो 8% की दर पर दे दी, ओके, और शेष राशि कितने परसेंट की दर पर दे दी 4/3%। ये भी मेथड ऑफ एलिगेशन का प्रश्न हो गया। 4/3% की दर पर उधार देता है, वर्ष के अंत में उसे 800 रुपए आय अर्जित होती है। वर्ष के अंत में आय 800 रुपए अर्जित होती है। एक तरीके का आय मतलब क्या होती है, ब्याज ही होती है। तो 8% की दर पर उधार दी गई राशि बताओ, दर निकालनी पड़ेगी यहां पे ओवरऑल। 100 गुना ब्याज कितना 800 रुपए, मूलधन कितने रुपए का 20,000 रुपए का, और वर्ष के अंत में बोला है तो मेरे बंधु कितना आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये लो, सॉरी 2 4 0 से 4 0 तो कट गया, और ओवरऑल दर कितनी आ गई 4%। ये ओवरऑल दर आती है, वो मेथड ऑफ एलिगेशन में कहां लिखी जाती है, बीच में 4%। अब आप इसको तिरछा घटा लो, और तिरछा घटाओगे तो आपके पास में डेटा क्या आएंगे, 8 में से 4 घटाया 4 बचा, और 4 में से 4/3 घटाओगे, 4 3 12, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 बटा कितना 3, ये 8/3 और ये कितना आ गया 4। इनको काटोगे तो इसमें 2 बार भाग गया, और इसमें 1 बार 3 से गुणा करोगे तो 2 अनुपात कितना आ गया 3। दोनों का योग कितना हो गया मेरे बंधु 5, और 5 को बराबर कर दूं मैं किसके, 5 को बराबर कर दूं 20,000 के, और 5 को 20,000 के बराबर किया तो 1 बराबर कितना 4000, 1 बराबर 4000, तो 8% की दर पर 4000 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 दूनी कितना 8000, 4 दूनी कितना 8000 रुपए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 8000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के बाद में प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। बंधु, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो तय मान लो कि दर जो है वो 10% तो वार्षिक है, 10% वार्षिक है, तो 5% अर्धवार्षिक होगी, 5% क्या होगी अर्धवार्षिक होगी। समय आपको दे रखा है 2 वर्ष से, 2 वर्ष दे रखा है, तो बंधु 4 छमाही होगी। कितनी छमाही होगी, 4 छमाही होगी। मूलधन 8000 रुपए लिख लेता हूं, कितना लिख लूं 8000 रुपए। पहली छमाही का ब्याज कितना आएगा, पहली छमाही का 5% के हिसाब से 1/20, तो पहली छमाही का 1/20 के हिसाब से 0 से 0 कट गया, 400 रुपए ब्याज आ गया। दूसरी छमाही का फिर कितना आ गया 400, और 400 का 1/20 के हिसाब से कितना आ गया 20 रुपए ब्याज आ गया। ठीक है, ओके, तो बताओ बंधु तीसरी छमाही का कितना आएगा 400 फिर आएगा 20 20 से, और 20 का कितना आएगा 1/20 के हिसाब से कितना 1 रुपया। ओके, हाँ जी, चौथी छमाही का 400 फिर आ जाएगा, और तीनों 400 का 3 बार 20 20 आएगा। कितनी बार 3 बार, तीनों 20 का 3 बार 1 1 आएगा। ओके, और 1 रुपए का 1/20 के हिसाब से मेरे बंधु 1 रुपए का आधा करोगे 0.5, तो 0.05 आ जाएगा। ओके, 0.05 जिस ऑप्शन में उसको टिक कर दो आप, सीधा बी ऑप्शन। ठीक है, वरना देख लो 1600 और ये 60 60 120 1720 और 4 24 1724.05 रुपए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में हैं, 3:4 अनुपात कितने में है 8 में है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। बैग में कुल 154 रुपए हैं, तो रुपए में बदलो इनको, रुपए में बदलेंगे तो 1 रुपए के 3 सिक्के 3 रुपए बनाते हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के कितने रुपए बनाते हैं 2 रुपए, 25 पैसे के 8 सिक्के भी कितने 2 रुपए। टोटल कितने रुपए हो गए मेरे बंधु बताओ, टोटल कितने 3 2 5 6 7 हो गए। ठीक है, 7 नहीं चाहिए हमें, कितने चाहिए, हमें चाहिए टोटल 154 चाहिए। ठीक है, 154 तो किससे मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14 बच गया 1, 7 दूनी 14 22, 22 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 50 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 44 रुपए आ जाएंगे। कितने रुपए, तो ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है,
तो 44 रुपए के लिए सिक्के कितने होंगे 88, या सीधा 22 4 कितना हो जाता है 88 सिक्कों की क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पाई चार्ट से सॉरी ये बार ग्राफ से संबंधित दिए गए दंड चित्र में 10 पारियों में बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन दिखाए गए हैं। कितनी पारियों में बल्लेबाज ने औसत रनों से अधिक रन बनाए? मेरे बंधु पहले कुल रन देखने पड़ेंगे आपको, कुल रन देखने पड़ेंगे, सबको जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, बात ये है। और सबको जोड़ना पड़ेगा तो पहले तो तू इकाई का अंक जोड़ ले, इकाई का अंक जोड़ेगा तो बंधु देखना यहाँ पे 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 18 19, 19 और 9 कितना ये हो जाएगा आपके पास में 19 और 9 आपके पास में 28 हो गया, 28 और ये कितना हो गया 36, 36 37 38 39 40 41 42, 42 और 5 47, 47 के बाद में ये 8 और जोड़ दो 55, 55 का कितना आ गया 5, कैरी फॉरवर्ड कितना कर गया 5। ओके, कैरी फॉरवर्ड कितना कर गया 5। चलो मैं तो 55 का 5 लिख लेता हूं, कैरी फॉरवर्ड कितना कर गया 5। ओके, फिर इसके बाद में दहाई के अंक जोड़ लेता हूं, देखो 0 0 5 7 12, 12 और 7 19 और 1 20, 20 और 1 21, 21 और 6 कितना हो गया 27, 27 और 5 कितना हो गया 32, 32 का 2, कैरी फॉरवर्ड कितना 3। ओके हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में लास्ट अंक तो 1 और 1 2, 2 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 कितना होता है 8, 825 कुल रन हो गए। 825 रनों में 10 पारियों का भाग लगा दो, औसत रन आ गया 82.5 रन प्रति पारी। और 82.5 रन प्रति पारी आया तो मेरे बंधु ये बता दे कितनी पारियों में औसत से ज्यादा रन बनाए, कितनी पारियों में औसत 82 से ज्यादा। तो ये अब काउंट करना पड़ेगा आपको 82 से ज्यादा कौन कौन सी पारी में। एक तो ये पारी हो गई पहली पारी, और इसके बाद में एक ये दूसरी पारी हो गई, एक ये पारी हो गई तीसरी, और एक ये पारी हो गई चौथी, और एक ये पारी हो गई पांचवी। 5 पारियां ऐसी है जिनमें औसत से ज्यादा रन देखने को मिले हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पारी में बनाए गए रन 5 पारियों में बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है। पारी 1 में बनाए गए रन पारी 5 में बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है। पारी 1 में बनाए गए रन कितने हैं ये बताओ। पारी 1 में बनाए गए रन 108 हैं, और पारी 5 में पारी 1 में बनाए गए रन 108 है। पारी 1 में बनाए गए रन कितने हैं 108 हैं, और पारी 5 में बनाए गए रन कितने हैं। पारी 5 में बनाए गए रन ये रहे, 5 में बनाए गए रन 78 है। पारी 5 में कितने रन बनाए 78। तो कह रहा पारी 1 में बनाए गए रन पारी 5 में बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है। 5 में बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है, तो बताओ बंधु। 5 वाले तो नीचे आएंगे और 1 वाले कहां आएंगे, ऊपर आएंगे। इनटू क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। अब इसकी आपको काटापीटी करनी पड़ेगी, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। और इसका सिंप्लीफिकेशन अगर आप करेंगे तो बंधु इसमें सबसे पहले अपन काट लेते हैं छोटी छोटी संख्याओं से। तो बताओ 2 का भाग लगा दें 39 बार, और 2 का भाग लगा दें 2 5 10 और 54 बार। फिर बंधु 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 13 3 39, और 3 का भाग है 3 का भाग 18 2 36, 18 3 54, सॉरी 18 बार भाग गया। कितनी बार गया 18 बार भाग गया, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आ गया 1800 बट्टे कितना 13। 1800 में 13 का भाग लगा दो आप, तो ठीक है जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। और ऑप्शनों पर थोड़ा नजर रख लो, ठीक है। 13 एकम 13 बच गया कितना 5 50 में, 13 3 39 से बच गया फिर कितना बंधु 11, ओके 0, 13 8 104, मतलब 138 पॉइंट जाएगा, 138 पॉइंट जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन ही जाएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन करवाया। थैंक यू।